अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक बार फिर इंटरनेशनल रडार पर, आलमी उफक पर बड़ी मजबूत रिपोर्ट्स आ रही है, बड़ी अच्छी जो है वो खबरें आ रही है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। इन ए सिंगल ट्रेडिंग डे एक बार फिर 1 अरब से ज्यादा शेयर्स का वॉल्यूम जो है वो ट्रेड होता हुआ नजर आया, तकरीबन 12-13 साल बाद। 2005 और उसके बाद हमने देखा कि मार्केट में सवा अरब के ट्रेडिंग वॉल्यूम होता था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से रिफॉर्म्स आए, क्योंकि वो उस वक्त का जो सिस्टम था उसकी बहुत बड़ी कीमत भी अदा करनी पड़ी, उतनी हाई स्पेकुलेशन की, लेकिन अब चीजें थोड़ी सी बेहतर हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, काफी कंफर्ट जोन में है। स्टॉक एक्सचेंज में हर बुरी खबर के साथ मार्केट जो है वो गिरती भी है, लेकिन बड़ी रेजिलियंस होती है और उसके बाद मार्केट अपने लेवल पे दोबारा आ भी जाती है। यह अलग बात कि 53,000 जो कि नून लीग के दौर में हमने देखा कि हाईएस्ट बेंचमार्क 100 इंडेक्स का लेवल था, उसके बाद हम बुरी तरीके से नीचे गिरे और अब अल्लाह अल्लाह करके 42,000 पे इंडेक्स वापस पहुंचा। खबरें ये हैं कि मुल्क की मईशत जो है वो बहुत मुस्तहकम हो रही है, दुरुस्त सिमत में है, और यही रिफ्लेक्शन जो है वो देखा जा रहा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। कहां तक ये परसेप्शन सही है, कहां तक हमारी स्टॉक मार्केट, हमारा 100 इंडेक्स, हमारा बेंचमार्क इंडेक्स जो है वो पाकिस्तान की रिफ्लेक्ट करता है, आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। और फिर जो रिफॉर्म्स प्रोसेस था स्टॉक एक्सचेंज की इंटीग्रेशन के बाद, इसके डीम्यूचुअलाइजेशन के बाद, वहां पर स्पेशली रिटेल बिजनेस को बड़ा करने के हवाले से वो सारी चीजें क्या हुई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फर्रुख खान साहब, सीईओ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। बहुत शुक्रिया फर्रुख साहब आपके कीमती वक्त का। मुझे मालूम है कि कल प्राइम मिनिस्टर भी कराची आ रहे हैं और शायद उनका विजिट जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे है, तो आपने उस हवाले से भी तैयारी करनी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यासीन लाखानी साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर मेंबर स्टॉक ब्रोकर। लाखानी साहब आप को भी खुशामदीद कहेंगे, और डॉक्टर अमजद वहीद, सीईओ एनबीपी फंड्स भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले फर्रुख खान साहब फरमाइएगा, एक बार फिर बहुत जबरदस्त किस्म के वॉल्यूम्स देखे जा रहे हैं और इसको रिलेट किया जा रहा है मुल्क की मईशत। हालांकि मुल्क की मईशत लॉकडाउन के बाद है, मुल्क की मईशत, कराची की मईशत बारिश के बाद आपके सामने है, ये क्या रिफ्लेक्शन है? पहले तो ये जरा हमें समझा दीजिएगा फर्रुख साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया बहुत बहुत इमरान, और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जिस तरह आपने कहा कि खुदा का शुक्र है कि डिस्पाइट दीज इतने चैलेंजेस के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक अनइंटरप्टेड वे में काम करता रहा है, और उसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिला है, आई थिंक उसका रिज़ल्ट हम आज देख रहे हैं। जो एक बात थी, प्रेशर था कि मार्केट को बंद किया जाए डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में, तो आई थिंक वो जो डिसीजन ली गई नहीं करने का, उसका आज आप रिज़ल्ट देख रहे हैं। जहाँ तक स्टॉक एक्सचेंज की लेवल्स का ताल्लुक है, देखिए ये आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। दुनिया में, पाकिस्तान में इकोनॉमिक चैलेंजेस अभी हैं और बहुत हैं और कुछ टाइम तक रहेंगे, मगर ये ज़रूर है, और आई थिंक इसमें गवर्नमेंट को हमें क्रेडिट देना चाहिए कि जो इम्प्रूवमेंट आ रही है इकोनॉमी में, वो जो एक्सपेक्टेशन थी लोगों से उससे बेहतर है। और आपको पता है मार्केट जो है वो एक्सपेक्टेशंस के ऊपर भी काम करती हैं। तो जो हमारा कोविड की सिचुएशन है, खुदा का शुक्र है दुनिया के बहुत मुल्कों से बहुत बेहतर है, प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। उसके और जो गवर्नमेंट ने अग्रेसिव मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी मेजर्स लिए, उसकी वजह से भी सिचुएशन किसी हद तक जो है वो अब स्टेबलाइज हो गई है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि चैलेंजेस नहीं रहते, चैलेंजेस हैं बहुत और हमें उनको फेस करना है, मगर ये मैं ज़रूर कहूँगा कि एक प्रोएक्टिव वे में जो गवर्नमेंट ने इसको सोशल साइड को भी और इकोनॉमिक साइड को भी जो टैकल किया है, तो आगे बढ़ने का रास्ता जो है वो बेहतर और ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है कंपेयर टू जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी 2-4 महीने पहले। ठीक, लखानी साहब आप किस तरह से देख रहे हैं मौजूदा मूव को? क्योंकि हम पिछली हुकूमत में 52-53,000 से नीचे आए,
अब बात ये की जा रही है, अब मैं मुख्तलिफ रिसर्च रिपोर्ट्स जो हैं वो इस हवाले से भी कह रही है कि जनाब कराची को जो है वो दोबारा सर-ए-नौ तामीर किया जाएगा। कराची में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, रिफॉर्म्स के हवाले से तो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स जो हैं वो ये समझ रहे हैं कि अब बहुत ज्यादा एक्टिविटी बढ़ेगी। एक परसेप्शन के ऊपर क्या आप समझ रहे हैं कि ये जस्टिफाई करता है? और फिर मौजूदा मूव को इकोनॉमी से कोरिलेट करना, क्योंकि इंडेक्स अगर बढ़ा है तो कल कहीं ना कहीं हुकूमत इसको जो है वो ओन करेगी कि हमारी वजह से स्टॉक मार्केट जो है वो बढ़ गई। ये मैं तो सिर्फ ये रिफ्लेक्शन जानना चाह रहा हूं कि किस हद तक ये रिफ्लेक्ट करता है आपकी इकोनॉमी को, स्टॉक मार्केट। इमरान, बहुत शुक्रिया। हमेशा ये देखा गया है कि जब मार्केट बढ़ती है तो उसके क्रेडिट सिर्फ गवर्नमेंट लेती है। हालांकि उसके अंदर सबसे बड़ा जो रोल है वो मेंबर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज का होता है कि वो अपने इन्वेस्टर्स को मोटिवेट करते हैं। दूसरा जो रोल गवर्नमेंट की तरफ से एक आया था कि वो इंटरेस्ट रेट उन्होंने कम किए, तो जिसकी वजह से जो इंस्टीट्यूशन थे जिन्होंने अपने पैसे पार्क किए हुए थे गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज के अंदर जी, को अब समझ में आ गई कि वहाँ उससे ज्यादा रिटर्न इक्विटी मार्केट के अंदर है। हालांकि अभी इक्विटी मार्केट को और काफी डेवलप होना है और रिफॉर्म्स के नाम पर कुछ ऐसी चीजें की गई हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए वो बहुत मुश्किल है। मसलन वो कहते हैं कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं इनको आप कहें कि दोबारा वो अपना वो वेरिफिकेशन करवाएं। अब अगर उसमें 25-25, 30-30, 40-40 साल से लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिनका अकाउंट है, जिनके बायोमेट्रिक बैंक के अंदर हो चुकी है, उनको भी कहते हैं बायोमेट्रिक दोबारा करवाएं। फिर वो कहते हैं वो वेरिफिकेशन करवाएं नादरा से, उसका लफ्ज है वेरीफी, उसके चार्जेस भी हैं। 3 महीने हो गए नादरा से एक लाइन का भी जवाब नहीं आया बात। ठीक, वहां पर सो रहे हैं, क्या करते हैं समझ नहीं आती। ठीक है, जरा सबसे पूछते उनको पूछेंगे, लेकिन डॉक्टर अमित वहीद की तरफ चलना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि ओवर $1 बिलियन का वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम किस हद तक जस्टिफाई करता है? इससे पहले हमने देखा कि जब इस तरह के वॉल्यूम्स थे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी सेटलमेंट की आई थी। आजकल सब शांत है, सब सेट है, म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्या है डॉक्टर साहब? ये ऑब्वियसली स्टॉक एक्सचेंज ने अपने सिस्टम्स को काफी ऑटोमेट किया, इम्प्रूव किया, तो हमें वहां से तो कोई इशू नहीं है। आई थिंक PSX इज वर्किंग परफेक्टली। बेसिकली जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ा है उसकी एक वजह यह है कि जो पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं, डिस्काउंट रेट कम हुआ है, तो जो लोगों को रिटर्न मिल रहा था बैंकों में या नेशनल सेविंग स्कीम्स में या इनकम फंड्स में 12%, 13%, अब वो आ गया 6-7% पर। तो कुछ लोग जो है वो ऑब्वियसली खुश नहीं है कि उनका जो प्रॉफिट है वो काफी कम हो गया फिक्स्ड इनकम स्कीम से, और वो लोग स्टॉक मार्केट की तरफ मूव कर रहे हैं। हमने हिस्टोरिकली भी देखा है कि तकरीबन 50% का कोरिलेशन है बिटवीन इंटरेस्ट रेट्स एंड स्टॉक मार्केट। जब इंटरेस्ट रेट नीचे गिरते हैं तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है, और जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तो स्टॉक मार्केट नीचे आती है। तो नेगेटिव कोरिलेशन है। तो एक तो ये वजह है। दूसरा, एक जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था जो $20 अरब था, फिर वो पिछले साल कम होके 13 अरब पे आ गया, और इस साल कम होके 3 अरब पर आ गया। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा कम हो गया। जो चीज अभी मैटर ऑफ कंसर्न है वो ये है कि हमारा जो बजट डेफिसिट है वो अभी भी 9-10% ऑफ GDP चल रहा है। हमारा जो टोटल डेट है वो 106% ऑफ GDP है। तो क्योंकि दो जो मेन रिस्क होते हैं मुल्क को, एक करंट अकाउंट डेफिसिट और एक बजट डेफिसिट, तो एक तो हमने थोड़ा कंट्रोल कर लिए, पर दूसरे में गवर्नमेंट को अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। टैक्स के थोड़ा सा जो लोग टैक्स नेट में नहीं है उनको लाना पड़ेगा, वरना आगे जाके ये एक मेजर इशू बन जाएगा जो बजट डेफिसिट है और हमारा डेट टू GDP रेशो है।
ये आगे जाके एक सीरियस कंसर्न बन ठीक जाएगा। है, यानी हमें दोनों ये जो फिस्कल और मॉनेटरी साइड जो है उसको बैलेंस लेके चलना है अगर हमने अपनी कैपिटल मार्केट्स को सही करना है, इसमें बहुत ज्यादा अट्रैक्शन पैदा करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं फरूख साहब। एक ब्रेक की कॉल है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर का जो अब विजिट है उसके हवाले से हमें बताइएगा कि आप क्या आगे चीजें रखेंगे, क्योंकि ब्रोकर्स की डिमांड्स बहुत ज्यादा है कैपिटल मार्केट्स के हवाले से, और जब अट्रैक्शन है तो फिर इसको और कैसे सही किया जा सकता है, प्लीज। जी इमरान, आई एम रियली वेरी हैप्पी और कि प्राइम मिनिस्टर जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए कराची आ रहे हैं और ही इज़ टेकिंग आउट द टाइम टू विजिट द PSX, और आई थिंक उसके अंदर जो PSX के एफर्ट्स रहे हैं और सारे स्टेक होल्डर्स के, जिसमें ट्रैक होल्डर्स भी SECP सब शामिल हैं, कि मार्केट को ऑपरेशनल रखा थ्रू कोविड और जो एक टेररिस्ट अटैक हुआ, तो मेरा ख्याल है ये बहुत, और उसके बाद बारिश का इतना यहाँ पे जो हुआ क्राइसिस अराउंड द PSX एरिया, तो आई थिंक आई एम ग्रेटफुल कि प्राइम मिनिस्टर इज़ कमिंग टू शो हिज सपोर्ट एंड अप्रिसिएशन टू द स्टॉक मार्केट, और जो डिफरेंट इश्यूज़ हैं उनके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। जिस तरह आपने कहा कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, तो वी विल फोकस ऑन देम। उसके बाद मंडे को इंशाल्लाह, एज यू नो, द फाइनेंस मिनिस्टर इज आल्सो कमिंग, जहां पे वी विल हैव मोर डिटेल्ड डिस्कशन। चलिए, ये तो बात प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, लेकिन इस वक्त ज़ाहिर है कि आप वक्त की बड़ी कमी है आपके हवाले से। मैं ये सिर्फ जानना चाह रहा था, जो ब्रोकर्स की जो डिमांड है, जिस या लाखानी साहब भी जिसका तस्करा कर रहे हैं, इसके हवाले से कोई कमेटी है, कोई एक्सेस है? क्योंकि ये डिमांड्स अब बढ़ती जा रही हैं, उनके लिए काम करना मुश्किल होता जा रहा है। ये आसानियां किस तरह से आप कर रहे हैं, क्या मैकेनिज्म है इसका, क्या प्लेटफॉर्म है सर? देखिए जी, जो इससे पहले SECP के साथ हमने एक कमेटी सेटअप की हुई थी, जिसके अंदर ट्रैक होल्डर्स की भी रिप्रेजेंटेशन थी और NCCPL CDC की भी, और बल्कि कल ही उनकी जो हमने दो चीज़ों के ऊपर थी, एक कि लिक्विडिटी कैसे इम्प्रूव की जाए स्टॉक मार्केट में, और दूसरा ऑनलाइन अकाउंट्स ओपनिंग का, और ये जो KYC और बायोमेट्रिक की बात कर रहे थे यासीन साहब, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो उसके ऊपर काम करके वो रिकमेंडेशन SECP के साथ डिस्कस हो गई हैं, और इन प्रिंसिपल उन्होंने उसका गो हेड दे दिया है। आपने देखा होगा कि अभी बहुत मेजर ब्रेक थ्रू हुआ है, पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये जो रोशनी अकाउंट्स जो हैं, जो लॉन्च कर रहा है स्टेट बैंक, के पहली बार रोशन डिजिटल अकाउंट्स को पहली बार जो है बैंक्स अपनी KYC जो है स्टॉक ब्रोकर्स के साथ और PSX CDC के साथ शेयर करेंगे। तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए है, और हमारी कोशिश यही होगी कि ये प्रिंसिपल जो है अब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए भी अप्लाई हो जाए। ठीक है, मेरे ख्याल में कि अगले कुछ महीनों में काफ़ी मेजर चेंजेस इंशाल्लाह इस सारे प्रोसेस में अकाउंट ओपनिंग के आएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। यासीन साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस आसान होएगा तो इन्वेस्टर्स ज़्यादा अट्रैक्ट करके हम आ सकेंगे मार्केट में। ठीक है, एंड वी होप सो, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये वो लोग हैं जो इस वक्त इस मार्केट को आगे लेकर चल रहे हैं। उन हालात में मार्केट को जारी रखा हमारे स्टॉक ब्रोकर्स ने कि जब हालात का तकाजा शायद कुछ और था, या प्रेशर दबाव कुछ और था। बहुत बहुत शुक्रिया फरूख खान साहब, आप हमारे साथ शरीक रहे। एक ब्रेक के बाद भी यासीन लखानी और डॉक्टर अमजद वहीद हमारे साथ मौजूद होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। लखानी साहब, मुझे याद आ गया 2005 का क्राइसिस, उसके बाद 2011 वॉल्यूम्स इसी तरीके से थे। 1 अरब का वॉल्यूम होता था, लेकिन उस वक्त लिक्विडिटी बहुत ज्यादा थी आपकी मार्केट में। आज आपकी मार्केट में लिक्विडिटी शायद उतनी नहीं है, इस वक्त जरूरत भी है लिक्विडिटी की। क्या तनाजुर आप पेश करेंगे उस वक्त का और इस वक्त का वॉल्यूम्स के हवाले से? इमरान, दो बातें मैं कह दूं जो डॉक्टर अमजद ने भी उसका हवाला दिया कि इकोनॉमी को ठीक करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है। स्टॉक मार्केट वाहिद सेक्टर है पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी में जो फुली डॉक्यूमेंटेड है। कोई शक नहीं, किसी भी इन्वेस्टर का अकाउंट नहीं खुल सकता जब तक कि वो उसकी CNIC की बेसिस पर, उसको हम कहते हैं UIN, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, और उसके अंदर भी हमने एक और चीज की भी है कि अगर वो टैक्स पेयर है
तो वो एक्टिव टैक्स लिस्ट ATL में होता है, उसके रेट ऑफ टैक्सेस, उसके कैपिटल गेन टैक्स बहुत मुख्तलिफ है, कम है, और जो टैक्स पेयर नहीं है उसको ज्यादा टैक्स रेट देने पड़ते हैं। और दूसरा, जो जमाने में जो क्राइसिस हुई थी सेटलमेंट की, कि फिजिकली शेयर्स के लिस्टें बनाकर तो डिलीवरी ऑर्डर्स भरना पड़ता था और उसके लिए मार्केट बंद करनी पड़ी। ठीक है जी। उस जमाने में मेरे दौर के अंदर CDC लॉन्च हुई, वो हमने टर्न की बेसिस पर IBM को दिया था, और उन्होंने जो अमेरिकन एक्सपर्ट था एंडी एंडरसन, उसके थ्रू ये बना कर दिया। तो दो बातें हुई, एक तो ये कि स्मूथ सेटलमेंट हो गई CDC के थ्रू, और दूसरा जो बड़ा काम हुआ जो स्टेट बैंक के गवर्नर के साथ मिलकर हमने किया कि किसी को भी बगैर CDC बेस्ड शेयर्स के कोई भी बैंक लोन नहीं देगा। सही। क्योंकि उस जमाने में काफी ऐसी कंपनीज हमने डिटेक्ट की जिन्होंने फेक शेयर बनाए हुए थे। सही। तो ये जो इस तरह के जो इक़दाम थे ना, उसका नतीजा अब नजर आ रहा है लोगों को। अच्छा, आप बगैर CDC के अंदर शेयर हुए ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते हैं, ना बाय ना सेल। इन्वेस्टर अकाउंट भी खुलवा दिया। सही सही। और जो ब्रोकर्स के पास शेयर स्प्लैश हुआ करते थे, जो उसके ऊपर वो ट्रेड की भी किया करते थे, ये सारी चीजें जो है वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा चेक्स एंड बैलेंसेस आए। डॉक्टर अमजद वहीद साहब, ये सारी चीजें जब हमने की, जो रिफॉर्म्स थे, चाहे वो UIN नंबर के हवाले से, और मैं जस्ट रिकॉल कर रहा हूं सारी चीजें, तो वो उनका बेसिक पर्पस था, ये था कि मार्केट के ऊपर जो है कॉन्फिडेंस है, जो आज कम से कम हमें वॉल्यूम्स के हवाले से नजर आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ रिटेल इन्वेस्टर बेस जो है वो बढ़े मार्केट का। इवन CDC अकाउंट में अगर आप जाएं और आप इंडिविजुअल अकाउंट्स की तादाद उठा के देखें तो आप मेरे ख्याल से बांग्लादेश से भी बहुत पीछे हैं, या और रीजनल मार्केट से भी बहुत पीछे हैं। हम मार्केट को ब्रॉड बेस्ड क्यों नहीं कर सके? हमारी मार्केट में नए IPOs नहीं आए, हमारी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में नई कंपनीज लिस्टिंग की तरफ नहीं आए, ये सारी चीजें नहीं हुई हैं डॉक्टर साहब। देखिए, इसमें एक तो रोल म्यूचुअल फंड्स का और स्टॉक ब्रोकर्स का भी है कि वो पूरे पाकिस्तान में अपने आप को फैलाएं, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक टेक्निकल एरिया, और जब तक आप अगर किसी के पास 1 लाख रुपया भी है, तो जब तक आप बैठ के उसको समझाएंगे नहीं स्टॉक मार्केट का फायदा क्या है, स्टॉक मार्केट का रिस्क क्या है, तो वो वैसे सिर्फ टीवी पे देखकर कोई प्रोग्राम देखकर नहीं आते लोग। तो इसमें एक ग्रेजुअल थोड़ी इंप्रूवमेंट आई है, मगर अभी भी समझता हूँ, अब जिस तरह अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में देखें तो अभी भी सिर्फ 2000 हमारे सेल्स के लोग हैं थ्रू आउट पाकिस्तान एज एन इंडस्ट्री, जिसमें से 1000 तकरीबन NPP फंड्स के पास हैं। इसी तरह ब्रोकरेज अगर आप देखें तो वो उनके ज्यादातर ऑफिस कुछ कराची में है या लाहौर में है, और वो भी वहाँ पे भी उनके 2-2, 3-3 ऑफिस हैं। तो जरूरत ये है, अगर हम दूसरे मुल्कों को देखें, कि ये बहुत स्प्रेड है। मतलब जिस तरह बैंकों की आप देखते हैं, एक छोटा बैंक है उसकी भी सेवरल 100 ब्रांचेस होती हैं। तो जरूरत ये है कि हम लोग एक तो इन्वेस्टर तक पहुंचे और उसको बताएं। दूसरा ये है कि ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट एक वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें वॉलेटिलिटी आती है, और इन्वेस्टर्स अभी दे आर नॉट यूज्ड टू इट। अब जब ये पिछले 2-3 साल जो स्टॉक मार्केट में मंदी भी आई, वॉलेटिलिटी भी आई, स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हुई, तो इसमें जो हम बल्कि रिटेल इन्वेस्टर लेके आए थे उसमें से भी काफी निकल गए, क्योंकि उन्होंने कहा जी ये तो बड़ा रिस्की है, कभी इंडेक्स 50,000 पे, कभी 40,000 पे, कभी 27,000 पे। तो ये जो वॉलेटिलिटी है, रिस्क है, ये हाई है, और हर इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट सूट नहीं करती। अब हमारा काम है उनको बताना कि जी ये लॉन्ग टर्म ये इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, अगर आपको पैसे नहीं चाहिए 2, 4, 5 साल, तो ये रिटर्न आमतौर पे लॉन्ग टर्म में बैंकों के मुकाबले में। लेकिन डॉक्टर साहब, डोंट यू थिंक इस रिस्क की वजह से, ये जो रिस्क है जो एक आम इन्वेस्टर के जहन में है, ये जो बफर है, इस वैक्यूम को म्यूचुअल फंड्स को जो है वो फिल करना चाहिए था, वो भी इतना एग्रेसिवली नहीं आए। आप अपने पड़ोसी मुल्क में जाके देखिए कि कितनी बेहतरीन उनकी मार्केटिंग होती है म्यूचुअल फंड्स के हवाले से, हमारे ये भी लैकिंग रही। जी देखिए, म्यूचुअल फंड्स के अपने कुछ रेगुलेटरी इश्यूज भी थे। there was a regulator pricing में इन्वॉल्व हो रहा था, और ऐसी चीजें थी जो आज नहीं है।
ये कुछ इश्यूज हैं जो जब से ये नया कमीशन बना है तो इश्यूज हमारे कुछ रिजॉल्व हुए हैं जो बड़े पुराने आउटस्टैंडिंग इश्यूज थे। अगर आप हमें इतना मार्जिन ही नहीं देंगे कि हम ब्रांच खोलें, अगर ब्रांच खोल के हम उस पर फी ही सही चार्ज नहीं कर सकते और वो ब्रांच हमने 10 साल तक नुकसान पे चलानी है तो फिर हम ब्रांच नहीं खोलेंगे। तो रेगुलेटर का काम नहीं है दुनिया में कि वो प्राइसिंग में आए कि आप क्या एडमिन फी चार्ज करें ना करें। पाकिस्तान में ट्रेडिशनली एससीसीपी प्राइसिंग में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहा है और उसने बहुत टाइट रखी, जिसकी वजह से इतना फीजिबल ही नहीं था कि हम ब्रांचेस खोलें। अब ये इशू रिजॉल्व हो गया है। दूसरा, आपको पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए ताकि स्टॉक मार्केट की वोलेटिलिटी भी कम हो। तो वो दोनों एंड पे आपको मालूम है पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी कम है, गवर्नमेंट्स चेंज होती रहती हैं फ्रीक्वेंटली, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो चेंज होती रहती हैं फ्रीक्वेंटली, और इकोनॉमिक जो कंसिस्टेंसी है वो भी उस तरह नहीं है। कभी हमारा बजट डेफिसिट आउट हो जाता है, कभी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट आउट हो जाता है। तो हम प्रॉपरली इकोनॉमी को प्रोफेशनली मैनेज नहीं किया गया पाकिस्तान में, जिसकी वजह से आज हम ज्यादा कर्जों में भी ज्यादा फंस गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई हमारा रेगुलेटर जो है वो मैनेज करने के बजाय माइक्रो में, और अगर माइक्रो मैनेज कर रहा है तो उसकी कॉस्ट मार्केट क्या पे कर रही है, इन्वेस्टर्स क्या पे कर रहे हैं, ये सवाल मैं रखूंगा लखानी साहब की तरफ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जी लखानी साहब, क्या इस वक्त माइक्रो मैनेज किया जा रहा है, और अगर किया जा रहा है तो ये रविश तो बहुत पहले से चल रही है हमारे यहाँ? ये इत्तेफाक से इस वक्त कुछ लोग बेहतर हैं जो इस चीज को समझ रहे हैं। उससे पहले एचसीसीपी के अंदर ऐसे लोग थे कि वो अपने आप को एक्सपर्ट समझते थे, जिन्होंने जिंदगी में कभी 5 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं की स्टॉक मार्केट में, कि जिनको समझ में आए कि इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं। और क्योंकि ये एक मौका है तो मैं ये कह दूं, मेजॉरिटी की जो अपॉइंटमेंट है वो पॉलिटिकल बेसिस पर हुई, पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अपॉइंटमेंट नहीं हुई। अगर पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ऑल पाकिस्तान बेसिस पे होती तो ये चीजें ना होती। अनफॉर्चुनेटली एक और चीज मैंने नोट की कि एचसीसीपी के अंदर बलूचिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हालांकि मैं बलोच नहीं हूँ, लेकिन अक्रॉस द कंट्री सारे प्रोविंसेस को आप रिप्रेजेंटेशन देंगे तो वो अपने इलाके के अंदर काम भी करेंगे। दूसरी इकोनॉमिक वायबिलिटी की बात जो की डॉक्टर अमजद ने, नहीं सर, आ जाते हैं, जरा होल्ड करते हैं आपके इस पॉइंट पे। आपने कहा कि वहां पे वो लोग नहीं जिनको होना चाहिए था, प्रोफेशनल्स ज़ाहिर के आपने कहा उनकी किल्लत, लेकिन जो जिस तरीके से जो 2005 का बहरान था, 2008 का बहरान था स्टॉक मार्केट में, ब्रोकर्स ने जो आवाम के साथ किया, उनके पैसों के साथ किया, एक आपकी तरफ भी आता है, ब्रोकर कम्युनिटी के ऊपर भी आता था कि जनाब इनको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। ये प्रॉब्लम्स तो आपकी तरफ भी देखे गए ना सर? इमरान, हमारे दौर के अंदर ये जो कोई फंड तक नहीं था, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड। इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड की कंट्रीब्यूशन जो है वो स्टॉक ब्रोकर से ली जाती है उनकी अर्निंग्स पर। आज लेटेस्ट फिगर्स तो नहीं है, पिछले साल 3.5 बिलियन का फंड तो सिर्फ नेशनल क्लियरिंग में था। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज के पास अपना भी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है, और जिसके अंदर बाकायदा उसके पैरामीटर्स बने हुए हैं, और जब तक के वो वेरीफाइड नहीं होता क्लेम, होता ये था कि सेल्स भी उन्हीं के पास देते थे, फाइनेंसिंग भी सिंडिकेट ब्रोकर्स करते थे, और अगर वो अपना पर्सनल लॉस होता था तो वो बेच कर इन्वेस्टर्स के फंड वो अपना लॉस पूरा करते थे। और अब आप देखें कोई दुबई भागा हुआ है, एग्जैक्टली भागा हुआ है, बिल्कुल कनाडा भागा हुआ है, और अगर आप उनको फोन करें तो जवाब देते हैं कि मैं इस वक्त मस्जिद में हूँ। और इन लोगों को क्रिमिनली प्रोसिक्यूट करना था, अरेस्ट करना तो था। क्यों नहीं किया सर, क्यों नहीं किया? आप बड़े सीजन स्टॉक ब्रोकर हैं, बहुत पुराने, आप चेयरमैन भी रहे, क्यों नहीं किया? स्टॉक एक्सचेंज पार्टी बनती, इससे पहले जो आपके एमडी थे उनका ये कहना था कि हम पार्टी नहीं बन सकते थे, स्टॉक एक्सचेंज पार्टी बनती सर उनके खिलाफ। स्टॉक एक्सचेंज पार्टी बनी है। एक ब्रोकरेज हाउस का ये हाल है
कि वो 50 करोड़ का उन्होंने क्लेम डाल दिया स्टॉक एक्सचेंज पर, अच्छा। और 40 करोड़ रुपए तो क्लाइंट के खा गया। अब ना नहीं, अब उसका घर भी बिक गया, ऑफिस भी बिक गए, खुद भी उलट पुलट हो गया। ये इस तरह के केसेस हैं और वे किस्म के आर्गुमेंट देते रहे कि हमारा नाम खराब किया। भाई आप चोर हो, आपको हमने चोर कहा तो आपका नाम कहाँ से खराब हुआ? स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजमेंट और बोर्ड मिलकर एक्शन लेते रहे। आज भी जरूरत है डॉक्टर अमजद वहीद, आज भी जरूरत है। इमरान, में एक और चीज कह दूं जी कि डीम्यूचुअलाइजेशन के बाद पाकिस्तान स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन एक बनी हुई है जो हर वक्त एडवाइस देती रहती है एसईसीबी को भी, स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजमेंट को भी, और उनको हम ये कहते हैं कि आपको रेवेन्यू बढ़ाना है तो आप कॉस्ट ना बढ़ाएं, आप डिस्काउंट दें। ठीक। अच्छा, यहाँ तक कि जो ज्यादा वॉल्यूम करता है, ज्यादा उसके जो ट्रेडिंग टर्मिनल्स हैं उसको आप ज्यादा चार्ज ना करें। ठीक है। हमने 10 के ऊपर जिसका था उससे ज्यादा चार्ज करना बंद कर दिया। ठीक है, इंसेंटिवाइज करें रादर देन कि आप टैक्स कलेक्शन और इसके ऊपर फोकस करें। आप इस वक्त इस बिजनेस को इंसेंटिवाइज करें। डॉक्टर अमजद वहीद, जो सूरत हाल 2005 से लेकर और फिर आज तक हमने देखी, जो बड़े बड़े केसेस आपके सामने गुजरे, लोगों का एतमाद ऐसे ही खराब नहीं हुआ। जो बड़े बड़े स्कैम आपके सामने आए लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब जाके आपने फंड्स बनाए और ये सारी चीजें बनी, उनकी प्रोटेक्शन के हवाले से ये चीजें पहले होनी चाहिए थी। स्टॉक एक्सचेंज को आगे बढ़ना चाहिए था। और अभी भी एहतसाब का नारा तो लग रहा है, क्या इस तरफ नैप को नहीं देखना चाहिए डॉक्टर साहब? अब मैं देखिए इंडिविजुअल केसेस पे तो बात नहीं कर सकता, ना मुझे इतनी इंफॉर्मेशन है, मगर एक एवोल्यूशन प्रोसेस होता है। ऑब्वियसली अगर आज से 10-15 साल पहले चले जाएं तो स्टॉक मार्केट चंद लोगों के हाथ में थी, चंद ब्रोकर्स के हाथ में थी, और मैनिपुलेशन भी ज्यादा थी स्टॉक मार्केट में। अब आस्ता आस्ता टाइम के साथ मैंने देखा है सिस्टम्स बन गए हैं, प्रोसेसेस बन गए हैं, स्टॉक एक्सचेंज को इंडिपेंडेंस मिल गई है। रेगुलेटर हमारा ज्यादा प्रोफेशनल हो गया है, पहले के मुकाबले में ज्यादा टेक्निकल चीजों को समझने लग गया है। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के आने की वजह से, म्यूचुअल फंड्स के आने की वजह से भी एक थोड़ी मार्केट में स्टेबिलिटी आई है, क्योंकि पहले तो म्यूचुअल फंड ज्यादा नहीं थे, एक एनआईटी वगैरह ही था और ज्यादा ब्रोकरेज हाउसेस ही चला रहे थे। तो एक एवोल्यूशन प्रोसेस है, उसमें अब चीजें आज बहुत बेहतर है। आज ये बहुत कम ऐसा इल्जाम कोई लग रहा होता है कि किसी ने मैनिपुलेट किया कोई शेयर या ये वो, और इवन स्टॉक एक्सचेंज के जो सिस्टम्स हैं वो भी काफी स्टेट ऑफ द आर्ट है। तो मेरा ख्याल है चीजें इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। अब अगर एक मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारा इंशाल्लाह यहाँ से बेहतर रहता है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो अगर कुछ जो गैप्स हैं भी इन टर्म्स ऑफ ये जो ब्रोकर सिस्टम्स, वो खुद ब खुद कवर हो जाते हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मार्केट अच्छा परफॉर्म करती रहेगी। और अभी कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी आगे यहाँ से बेहतर हो रही हैं। अब देखें जो सीमेंट के रिजल्ट्स आए हैं, जो गाड़ियां बिकनी ज्यादा शुरू हो गई हैं, ऑयल की कंजम्पशन बढ़ गई है, तो सब इकोनॉमिक ग्रोथ नजर आएगी। हमारी वैल्यूएशन स्टॉक मार्केट की बड़ी सस्ती है, दुनिया की सबसे सस्ती मार्केट है, 8 प्राइस अर्निंग रेशो है। तो ये चीजें पॉजिटिव हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो इन्वेस्टर्स भी थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे इस लेवल पे भी। क्योंकि सर मैं इसलिए इसकी जरूरत महसूस कर रहा हूं कि जब आप हेडलाइंस बनती हैं 1 अरब से ज्यादा का वॉल्यूम हो गया, तो फिर स्टॉक मार्केट आपकी किचन्स तक चली जाती है, फिर घरेलू खवातीन जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगती हैं, और फिर सियाने कहते हैं कि वही वक्त होता है मार्केट से बाहर निकलने का, मार्केट से एग्जिट करने का, जो कि हमारी हिस्ट्री रही। बहरहाल अल्लाह खैर करे। बहुत बहुत शुक्रिया यासीन लखानी साहब और अमजद वहीद साहब प्रोग्राम में शरीक रहे। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।